नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल क्रिकेट न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो चुका है इस जो टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें। अब इंडिया जो सेमीफाइनल से बाहर हो चुका है तो इसके क्या प्रमुख कारण थे उसके ऊपर हम लोग एक विस्तृत अभी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो गई कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया फेवरेट टीम मानी जा रही थी ग्रुप स्टेज 2 की। क्योंकि सभी को लग रहा था कि इंडिया सबसे मजबूत टीम है, उसने अच्छा टीम सिलेक्शन किया है तो इंडिया फाइनल भी जीत सकती है और यह हो सकता है कि विराट कोहली अपनी कैप्टेंसी में पहला आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियन बने। लेकिन नहीं बन पाए, शायद किस्मत मतलब वो तैयार ही नहीं है कि विराट कोहली को आईसीसी कैप्टेंसी में उनको चैंपियनशिप बनाए। तो खैर वो अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। तो सभी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि इंडिया सेमीफाइनल से हार गई, कैसे हार गई, इसके क्या क्या प्रमुख कारण है वो मैं लिख कर लाया हूं और मैंने खुद एनालिसिस किया है अच्छे से कि इंडिया क्यों हारी है। इंडिया के हारने के क्या ऐसे बड़े बड़े कारण हुए जिससे इंडिया पाकिस्तान से 10 विकेटों से हार गई, अफगानिस्तान से हार गई। उसके बाद उसने अपने छोटी टीम जैसे अफगानिस्तान थे, स्कॉटलैंड थे और नामाबिया थी, उससे उन्होंने मैच जीते। लेकिन देखिए वो मैच उतने अपेक्षित नहीं थे कि हम लोग बहुत बड़ा मैच होगा, हम लोग एकदम बहुत ही टक्कर, कांटे की टक्कर वाला मैच होगा, ऐसा मैच नहीं था। कांटे की टक्कर कौन सा मैच था सभी जानते, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अरे 2 साल या 4 साल में हमें मौका मिलता है हराने का, वो भी हम लोग इस बार चूक गए। खैर पाकिस्तान अच्छा है, चलो यार मौका मौका बोल रहे थे और टीवी तोड़ने का हमें मौका मिल गया। खैर जोक सपाट। देखिए जो भी कारण है वो कारण बहुत ही सॉलिड कारण है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा कारण नहीं बताऊंगा कि इंडिया ऐसे हारी है वैसे हारी है, नहीं। जो भी कारण है बहुत ही सॉलिड रीजंस है उसके पीछे हारने के। तो जो हारे हैं तो प्रमुख कारण क्या है, तो कारण नंबर 1 वो है कि ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सभी लोग इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और मैं भी यही मानता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस इंडियन टीम इस बार के टूर्नामेंट में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिखी। जिस प्रकार से वो पाकिस्तान के साथ वो खेल रहे थे, तो जिस ओवर कॉन्फिडेंस से वो मैदान में खेल रही थी और उतरी, वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस पूरा झलक रहा है कि अरे पाकिस्तान है, हरा देंगे, हर बार हराते हैं, कोई बड़ा मैच नहीं है हमारे लिए और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बहुत अच्छा प्लेयर्स नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार से सरप्राइज किया, जैसे वो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग हो, चाहे वो बाबर आजम की अच्छी कैप्टेंसी हो, चाहे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की अच्छी बैटिंग, तो यहां पर इंडिया पूरी तरह से सरप्राइज हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और मैच हो गई, मैच की बंटाढार हो गई, हम लोग हार गए। तो ओवर कॉन्फिडेंस पूरा झलक रहा था। चलिए पाकिस्तान वाला मैच में झलका तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसने हमने वो भी पचा लिया कि ठीक है यार हार गए, क्या करें, कोई हो सकता है कि किसी का दिन अच्छा हो किसी का दिन बुरा हो, चलो एक दिन। लेकिन दूसरा दिन जब न्यूजीलैंड के साथ मैच था, उस मैच में तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखना चाहिए, उस मैच में भी दिखा। इंडिया की नींद कब खुली, जब इंडिया का मैच अफगानिस्तान के साथ था। इंडिया को यह भी डर लग रहा था कि यार कि इस बार अगर हमने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया या इस बार अगर हम एकदम ऐसे माइंडसेट के साथ उतरे कि अरे हरा देंगे, कुछ नहीं है हमारे लिए, तो हो सकता है अफगानिस्तान ना हरा दे हमें। तो वो दिख रहा था, अगर वैसे माइंडसेट के साथ उतरती तो न्यूजीलैंड के साथ हम मैच जीत जाते। अगर न्यूजीलैंड के साथ मैच जीत गए होते तो हमें इतना स्ट्रेस लेना नहीं पड़ता कि अरे नेट रन रेट तो पॉइंट्स टेबल तो अफगानिस्तान को चेयर, मतलब कि अफगानिस्तान प्लीज प्लीज करो, इतना नहीं करना पड़ता ना। आज हमारे पास पॉइंट्स हो जाते, नेट रन रेट अच्छा होता, हम डायरेक्ट सेमीफाइनल में होते, और हम हुए ही नहीं। और हम कैसे होंगे, परफॉर्मेंस देंगे तब ना, बिना परफॉर्मेंस के क्या ऐसे तो नहीं मिलेंगे हमें। तो ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा था, सब प्लेयर्स के ऊपर झलक रहा था, जिस प्रकार से प्लेयर खेल रहे थे उसमें भी झलक रहा था और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने लुटिया डुबो दी। नंबर 2 कारण क्या है, वो है स्ट्रेस। बिल्कुल देखिए ओवर कॉन्फिडेंस झलका तो झलका, लेकिन उसके बाद था स्ट्रेस। ये मैं भी मानता हूं कि स्ट्रेस था टीम इंडिया के ऊपर, क्योंकि आईपीएल खत्म होने के बाद उनको सिर्फ 2 दिन का रेस्ट मिला और फिर इतना बड़ा एक टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो उनको रेस्ट नहीं मिला। जैसे कि
कैप्टन भी कह रहे थे, प्लेयर्स भी कह रहे थे और कोचिंग स्टाफ भी कह रहे थे, रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि हमें वो आराम नहीं मिला, हम वो तुरंत हम आईपीएल खेल के आए, तुरंत हमें ये खेलना है, तुरंत हम प्लानिंग नहीं कर पाए, बॉन्डिंग नहीं हो पाई, कुछ मतलब हो ही नहीं पाया, मतलब अचानक सब होने लगा। इस वजह से कहीं ना कहीं प्लेयर्स के ऊपर एक माइंडसेट बैठ गया, क्योंकि टीम को अगर टाइम मिला होता तो टीम प्रिपरेशन करके ऑब्वियसली आएगी, और टीम के पास एक बॉन्डिंग होता है कि किसे जैसे देखिए टीम इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो देखिए प्लेइंग इलेवन बदल रही थी। वही पाकिस्तान के साथ देखिए, पाकिस्तान ने प्लेइंग इलेवन बदला ही नहीं, एक मैच वो इंडिया के साथ जीते, उसके बाद उन्होंने सेम प्लेइंग इलेवन और सेम प्लेइंग इलेवन खेला, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये प्लेइंग इलेवन जो है वो अच्छा चल रहा है हमारा। इंडिया के साथ वैसा नहीं था, इंडिया पूरी स्ट्रेस आउट थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से टीम को बैलेंस करें, किस प्रकार से हम टीम को लेके जाए, वो स्ट्रेस झलक रहा था। तो आईपीएल कराना कहीं ना कहीं देखिए, आईपीएल जो हुआ था हम लोग उस टाइम ये सोच रहे थे कि आईपीएल हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है, इससे इंडियन टीम को एक प्रैक्टिस हो गया, क्योंकि वो भी T20 फॉर्मेट है तो उसमें प्रैक्टिस हो गया। अब यहाँ की वो बहुत अच्छा फॉर्म दिखेगा, वो फॉर्म नहीं दिखा, स्ट्रेस आउट हो गए, और इस कारण से कहीं ना कहीं इंडियन टीम पूरी तरह पस्त नजर आई। नंबर 3 कारण क्या है, वो है एक्सपेरिमेंट। नंबर 3 जो सबसे बड़े कारण है वो है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट। टीम इंडिया ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, मतलब जैसे देखिए, पहले तो उन्होंने अश्विन को तरजीह ना देकर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को तरजीह दी। मैं सपोर्टिव हूँ, वरुण चक्रवर्ती के लिए सपोर्टिव हूँ क्योंकि मिस्ट्री बॉलर होने के नाते मुझे भी लग रहा था कि शायद वो कमाल करेंगे, और आईपीएल में उनका फॉर्म भी था और उन्होंने अच्छे विकेट्स लिए आईपीएल में, तो हमें लग रहा था कि वरुण चक्रवर्ती अच्छा करेंगे, पर शायद वो एक बड़े टूर्नामेंट को इतनी अच्छे से वो झेल नहीं पाए और वो परफॉर्मेंस उनका दब गया, जो निखर नहीं पाया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा हुए, जैसे हार्दिक पांड्या के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए। हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, बैटिंग भी उनकी आउट ऑफ फॉर्म थी, फील्डिंग भी वो पहले जैसा वो स्तर नहीं कहीं ना दिखा नहीं, फिर भी वो एक्सपेरिमेंट चलता रहा। भुवनेश्वर को बैठाया, फिर शार्दुल को लाया, शार्दुल को भी खिलाया, फिर किसी मैच में शार्दुल को बैठा दिए, अश्विन को लाते लाते जो है वो पत्ता ही कट चुका था सेमीफाइनल का। तो इसीलिए तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। अगर यदि आप बैटिंग में देखिए, ईशान किशन को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया, विराट कोहली किसी मैच में बहुत ज्यादा नीचे आए, किसी मैच में रोहित शर्मा जो ओपनिंग करते हैं उनको वो उन्होंने सेकंड डाउन साइड उतारा। तो इस वजह से टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई, पूरी एक्सपेरिमेंट चौपट हो गया। देखिए आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्या आप वहाँ एक्सपेरिमेंट करोगे कि मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं ना करके अगर मैं अपना आंसर दूं या मैं अपना कुछ करूं। देखिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, पर वहां पर क्वेश्चंस के हिसाब से ही आप लिखोगे, जो क्वेश्चन मिलेगा उसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आप आंसर दोगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किसी ने पूछा कि ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है और आपने आंसर दे दिया किसी अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर, फोर्स मान लीजिए फोर्स का आंसर आपने लिख दिया, तो वो नहीं चलेगा। अगर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है तो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट के ही आधार पर आपको आंसर देना होगा। चलिए आप अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकते, और एग्जाम हॉल में तो बैठकर नहीं होता है, वो आप रिवीजन करते वक्त आप ऐसा करते हो। तो उसी तरह से अगर टीम इंडिया के पास अगर टाइम होता, तो अगर यदि वो जैसे प्रैक्टिस मैच में, देखिए प्रैक्टिस मैच भी बहुत जल्दी हो गया, आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्रैक्टिस मैच में इंडिया के पास टाइम था, वो मुझे टाइम नहीं लगा। अगर यदि आईपीएल ना खेलकर अगर टीम के पास टाइम होता तो वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करते, वहां उनको पता चलता कि किस प्लेयर जो है वो फॉर्म में है, कौन प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म में है, किसको खिलाना सही रहेगा, किसको खिलाना अभी सही नहीं रहेगा, कहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट्स किया जाए, किसको ओपनिंग किया जाए, किसको नहीं दिया जाए, किसको फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन, किसको मेन स्पिन में लाया जाए, किसको बैठाया जाए, ये सब वहां पे होता है। जो पाकिस्तान करके आई थी, जो न्यूजीलैंड करके आई, जो इंग्लैंड करके आई, जो ऑस्ट्रेलिया करके आई तो ये चारों ही जो है वो सेमीफाइनल में खड़े हैं। अब नंबर है 4। अब वो क्या है, वो है रॉन्ग सिलेक्शन। बिल्कुल, मैं जो टीम सिलेक्शन में 15 का उनका बात नहीं कर रहा हूं, रॉन्ग सिलेक्शन फॉर प्लेइंग 11। जो रॉन्ग सिलेक्शन हुई, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं मुझे ऐसा लग रहा है, ये सब मेरे विचार सबके एक जैसे मिले वो कोई जरूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूं तो कोई बोलेगा यार गलत बोल रहा है। मेरे विचार आपसे अगर मेल नहीं खाते, आपकी अलग विचार है, मैं उसको थोप नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा जो विचार है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं रॉन्ग सिलेक्शन है। ठीक, बिल्कुल,
क्योंकि जैसे अगर देखें हार्दिक पांड्या को मैं देखिए शुरू से मैंने अपना पहला फर्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल का करियर स्टार्ट किया, फर्स्ट वीडियो मैंने कहा था कि हार्दिक पांड्या के पक्ष में मैं नहीं था, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म थे, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। वो रन नहीं बना पा रहे थे। देखिए मैं हार्दिक पांड्या कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरे फेवरेट प्लेयर है। और मैं भी एज अ क्रिकेटर मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मानता हूँ, अच्छे फील्डर है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो बात सही है, सत्य कहने में किस बात की डर। सो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बात को बताना चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या आउट ऑफ फॉर्म में थे। देखिए मैं क्रिकेट की नॉलेज की बात कर रहा हूं यहाँ पर, मैं कोई पर्सनल खुन्नस नहीं निकाल रहा हूं। तो ये ऐसा कुछ नहीं, आप मत सोचिएगा कि यार ये क्या बोल रहा है यार ना। जो क्रिकेटिंग नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो हार्दिक पांड्या का रन नहीं बन रहे थे, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, वो बैटिंग में भी उनका परफॉर्मेंस नहीं झलक रहा था, वो बॉलिंग में भी उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं झलक रहा था। और फील्डिंग भी उतनी उनसे हुई नहीं। देखिए बॉलिंग वो नहीं कर पा रहे थे, तो जब बॉलिंग ही नहीं कर पा रहे थे तो फिर उनको खिलाने का क्या फायदा। अगर उनकी जगह शार्दुल ठाकुर खेलते तो मुझे लगता है कि बेटर रिजल्ट हो सकते थे। या अश्विन अश्विन मुझे लगा कि यार मैं बहुत मिस किया अश्विन को। लेकिन जैसे अफगानिस्तान या नामाबिया वाले मैच में मैं अश्विन को नहीं देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था पाकिस्तान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तो वहां तो वो हुआ ही नहीं ना। खैर जो ये क्या हुआ, मैं क्या बोलूँ। लेकिन रॉन्ग सिलेक्शन हुआ। दूसरी बात थी कि टीम इतनी हड़बड़ा गई कि न्यूजीलैंड मैच वाले मैच में उन्होंने ईशान किशन से ओपनिंग करवाई, जो नहीं हुआ। देखिए रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए बने हैं, और रोहित शर्मा टीम की बहुत जरूरत भी है। मतलब ओपनिंग उनके लिए वैसा ही है जैसे वड़ा में पाव। अगर वड़ा में पाव ही नहीं डालोगे तो क्या खाओगे, क्या मजा आएगा, कुछ नहीं। तो उनके लिए ओपनिंग का ही स्लॉट है, और वो ओपनिंग में ही बेहतरीन खेल सकते हैं। तो भैया वड़ा में ही पाव डालिए, ओपनिंग में ही रोहित शर्मा को भेजिए, वो उसके लिए ही सुटेबल है। अब नंबर आते हैं 5। जो रीजन है वो है कैप्टेंसी इफेक्ट। देखिए कैप्टेंसी बहुत इफेक्ट किया। मैं यहाँ पर जैसे हार्दिक पांड्या के लिए मैंने कहा, वैसे मैं विराट कोहली से मेरी कोई खुन्नस नहीं है, मेरे आइडल है। मैं क्रिकेटर हूँ, एज अ क्रिकेटर मैं उनका फेवरेट, मेरे वो फेवरेट हैं यार, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उनकी बैटिंग कितनी लाजवाब है, उन्होंने कितने रन्स बनाए, कितने रिकॉर्ड बनाए। मैं कोई, और कैप्टेंसी में भी वो अच्छे हैं, उनकी कैप्टेंसी भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कहीं चूक हुई है तो वो बताना। एज अ क्रिकेटर मुझे लग रहा है कि जब मेरा यूट्यूब चैनल है तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैप्टेंसी इफेक्ट हुई। विराट कोहली ने कोई बहुत खराब कैप्टेंसी नहीं की है। विराट कोहली ने देखिए विराट कोहली ने अच्छी कैप्टेंसी की, पर उनकी कैप्टेंसी इतनी इफेक्टिव नज़र मुझे नहीं आ रही थी। क्योंकि अगर उनकी कैप्टेंसी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती तो वो नज़र आती, जैसे केन विलियमसन की नज़र आई, जैसे बाबर आजम की नज़र आई। बाबर आजम तो ऐसे खेल रहे थे इंडिया के साथ मैच, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जंग के मैदान में, मीन्स वो पूरी तरह से एकदम एग्रेशन के साथ खेल रहे थे, और वो मतलब चांस लेने नहीं लेना चाहते थे कि यार कहीं भी कोई मिस्टेक हो। तो मैं ये नहीं बोलता कि विराट कोहली ने वो एग्रेशन नहीं दिखाया, पर कैप्टेंसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट की। क्योंकि देखिए मेंटर भी धोनी थे, और रवि शास्त्री हेड कोच थे, विराट कोहली कैप्टन थे। तो कैप्टन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। कैप्टन का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप कैप्टन हो और बस आप जाओ, आपको जो करना है करो, ऐसा नहीं होता है। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी। उन्होंने आईपीएल में भी वो परफॉर्मेंस नहीं हुआ, और फिर आरसीबी का तो आप जानते हो एक कहावत है कि ई साला कप नम दे, तो वो भी नहीं हुआ। और आरसीबी की उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ दी। मैं विराट कोहली से बस इस मुझे खराब लगा एज अ पर्सनल कि उन्होंने जब कैप्टेंसी छोड़ने की बात की तो उन्होंने टूर्नामेंट से पहले की। देखिए टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वो आराम से बोल सकते थे कि मैं कैप्टेंसी छोड़ रहा हूँ, जो भी उनकी वजह है। लेकिन ऐसी स्टार्टिंग करने से पहले ही अगर ड्रॉप आउट कर लो तो वो बहुत बेहुदा लगता है। तो ये कैप्टेंसी बिल्कुल इफेक्ट हुई है। क्योंकि कैप्टेंसी अगर थोड़ी अच्छी होती, थोड़ी लेवल अप होता तो शायद होता। जैसे धोनी के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर रहते थे, वो भी टीम को लेके जाना। जैसे अब 2007 में देखो, कौन सोच सकता है कि जोगिंदर शर्मा को आप बॉल दो और वो परफॉर्मेंस निकालना उनके ऊपर लेकिन धोनी क्या है, बहुत ही कूल रहते हैं। और देखिए सबको सबकी पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन धोनी बहुत कूल रहते थे। और धोनी पूरे गेम को एकदम लेके, मतलब शुरुआत से एकदम लेके चलते थे, अपने हिसाब से वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते थे। तो उनके लिए ऐसा कैप्टन वो बहुत ही इजी टू यू इजी टू कर देते थे अपने प्लेयर्स के लिए कि
आप बहुत ही आराम से कर सकते हो और हम मैच जीत सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि विराट कोहली वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में असफल हो गए। उसके बाद नंबर 6 है, वो है आउट ऑफ फॉर्म्स। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म सिर्फ हार्दिक पांड्या नहीं थे, उसमें बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, जो आईपीएल में भी नहीं चले और जो इस टूर्नामेंट 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं चले। जैसे पहला मैंने बताया हार्दिक पांड्या। दूसरा एक कारण थे, वो थे आपके सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल लोग चौंक जाएंगे, लोग चौंकेंगे, भाई सूर्य कुमार यादव का तुम नाम ले रहे हो। बिल्कुल देखिए, सूर्य कुमार यादव उतने फॉर्म में नहीं थी, क्योंकि उनकी फॉर्म होती तो उनकी जलवा भी दिखती वहां पे। तो कहीं ना कहीं उनकी फॉर्म थोड़ी सी डाउन दिखी। तीसरे थे मोहम्मद शमी। बिल्कुल मैं मोहम्मद शमी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बस आउट ऑफ फॉर्म थे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उनकी आउट ऑफ फॉर्म दिख रही थी। जिस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा इकोनॉमी से वो रन खा गए और रन वो लुटाए, न्यूजीलैंड के साथ हुआ, उनकी पूरी आउट ऑफ फॉर्म झलक रही थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भुवनेश्वर कुमार। बिल्कुल भुवनेश्वर कुमार भी आउट ऑफ फॉर्म थे और वो भी अच्छे से नहीं चल पाए। रोहित शर्मा भी कहीं ना कहीं थोड़े आउट ऑफ फॉर्म मुझे दिखे। तो जब आपकी टीम में इतने सारे आउट ऑफ फॉर्म्स हों, तो फिर मुझे लगता है कि आप वर्ल्ड कप के एक प्रबल दावेदार आप नहीं हो सकते हो। उसके बाद है नॉट रेडी। बिल्कुल एक छोटा सा बात है कि इंडियन टीम कहीं ना कहीं रेडी ही नहीं हो पाई, क्योंकि इतनी स्ट्रेस आउट हो गया, आउट ऑफ फॉर्म्स, तो बहुत सारा उनके साथ एक कंधों पर इतनी सारी उनके पास नेगेटिविटी आ गई, आउट ऑफ फॉर्म्स, स्ट्रेस, कैप्टेंसी इफेक्ट, और ये वो टाइम नहीं मिला, बॉन्डिंग नहीं हुई। अब इतनी नेगेटिविटी में वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए और टीम ढेर हो गई। अब मैं यहाँ पर एक दो लाइन कहना चाहता हूँ कि अगले साल वर्ल्ड कप है, उसके लिए मैं टीम को ये कहना चाहता हूँ कि गिरते हैं सर सवारे मैदान में, वो तिफल, वो बच्चा क्या गिरेगा जो चलता है घुटनों के बल। इसका मतलब ये है कि जो युद्ध के मैदान में घोड़े पर चलते हैं, युद्ध करते हैं, वो ही गिरते हैं। वो घुटनों के बल जो चार पैरों से जो छोटे बच्चे चलते हैं, वो थोड़ी गिर जाएगा। तो उसी तरह ठीक है, हम गिरे हैं, लेकिन हम बाउंस बैक ऐसा करेंगे कि अगले साल हम वर्ल्ड कप उठाएंगे T20 का। और जो परफॉर्मेंस देंगे, वो इस परफॉर्मेंस को पूरी तरह से हम लोग जो है वो उसके ऊपर एक पर्दा डाल देंगे कि हाँ, ये एक भूलने लायक है। अब ये वैसे भी खत्म हो चुकी है इंडियन टीम के लिए ये टूर्नामेंट। तो अब जैसे मैं सबके लिए कहता हूँ, सभी टीमों के लिए, कि अब बहुत जल्दी हमें करना पड़ेगा। अगले साल बड़े बदलाव आपको दिखेंगे, और वो है जैसे हेड कोच में सर राहुल द्रविड़ सर हैं, कैप्टन रोहित शर्मा सर नियुक्त हो चुके हैं, विराट कोहली उनके अंडर में खेलेंगे। तो विराट कोहली को भी ऑल द बेस्ट और रोहित शर्मा को भी ऑल द बेस्ट कि वो अच्छे परफॉर्मेंस दे और टीम को आगे लेकर जाए। और अगले साल हम बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और टीम सिलेक्शन अच्छी हो, तो और प्लेयर्स की बॉन्डिंग अच्छी हो, तो बिल्कुल होंगे। और मैं ये और एक बात और छोटा सा कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्रिकेट एनालाइज कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।